चलिए इसको बना ही लिया जाए। क्या बोल रहा था कि एल लेंथ को एम मास लटकाएंगे तो कितना मतलब इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। इसका आंसर दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू एम जी आई। आई ले लो या एल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पहला का आगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये। काफी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है, समझ गए ना। इस बार बोल रहा है कि ये मास इज अटैच्ड टू ए थिन वायर एंड ड्रिल इन ए वर्टिकल सर्किल। उसको घुमाया जाता है वर्टिकल सर्किल में। द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। तो कब टूट जाएगा, समझ में। क्या है ना कि ऐसे ही वायर है, बांधा गया है मास और इसको घुमाया जा रहा है, समझ गए ना, सर्कुलर। फिर बोल रहा है कब टूट जाएगा ये। हाँ, कब टूट जाएगा, कब ब्रेक हो जाएगा वायर। आंसर तो बोल रहा है कि मास इज द लोवेस्ट पॉइंट। कहाँ से टूटेगा, समझ गए ना। तो मास के नीचे वाले भाग से ही बोल रहा है, लेकिन इसका देखिए एक्सप्लेनेशन थोड़ी बढ़िया दिया हुआ है यहाँ पे, समझ गए ना। पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिया हुआ है भाई। मान लो कि ये वायर है, ये इसका मास था, तो वेट नीचे W इक्वल टू mg होता है। इसमें टेंशन जनरेट होता है T, और इसको घुमा रहे हैं, कोई वेलोसिटी ही होगा, समझ रहे हो ना। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि कहाँ से ब्रेक करेगा। तो क्या यहाँ पे दिया होता है, टेंशन इज मैक्सिमम एट द लोवेस्ट पोजीशन ऑफ मास। मतलब जहाँ मास सबसे नीचे जो वहाँ टेंशन सबसे ज्यादा होगा। सो द चांस ऑफ ब्रेकिंग मैक्सिमम। तो यहीं से मास के नहीं बोल रहा है। जैसे सिंपल सा लॉजिक है, तुम किसी रस्सी में बांधे हुए हो किसी चीज को, ऐसे लटकाए हुए हो एक 10 kg का चीज को, तो ये कहाँ से टूटेगा, यहीं से टूट सकता है ना भाई। हाँ, बीच से नहीं। लेकिन इसका और जब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम से। ऊपर में टी लग रहा है, नीचे में mg लग रहा है, और टेंशन फोर्स ज्यादा होगा तभी तो मतलब उठने उठने का चांस है, या मूव करेगा बॉडी। देखिए इस रफ्तार से वो मूव करेगा, मतलब ये इसका इक्वेशन है। टोटल टेंशन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन में कि टोटल टेंशन उस रोप में कितना जनरेट हुआ। तो क्या दिया हुआ है, mg प्लस mu स्क्वायर बाई एल का। अब एल क्या है, लेंथ ऑफ रोप है। u है उसका इनिशियल वेलोसिटी। इसकी देखो इनिशियल वेलोसिटी में क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा था, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया हुआ है कि कभी पूछ सकता है कि भाई मान लो कि 5 kg के मास को किसी रस्सी में लटका के उसको नचा रहे हैं,
10 किलोमीटर प्रति सेकंड 10 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से। ठीक है, उसको रोटेट करा रहे हैं सर्कुलर, तो रस्सी में कितना का टेंशन जनरेट होगा, इस रस्सी से उसको बांध के आप घुमा रहे हैं गोल गोल, उस परिस्थिति में यह फॉर्मूला, ऐसे तो ये पूछ नहीं रहा था, कॉमन सेंस पे ही आधारित है, लेकिन एक्सप्लेन अच्छा किया हुआ है। यू दिया रहेगा, हाँ रुका हुआ रहेगा तब तो जीरो ही रहेगा, तब तो कोई टेंशन ही नहीं जनरेट होगा, अब रखा हुआ है धरती पे तो। इसको फिगर बना के और ये इक्वेशन लिख सकते हो। पढ़े आगे। अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग वाला है। आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विद सम momenta inter perpendicular to the constant magnetic field B, the ratio of their radii, उसका रेडियस। देखो एक ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, ये हम लोग पढ़े थे शायद, जब हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर, हम लोग एक एटम करके चैप्टर आया था, याद है, एटम करके एक चैप्टर आया था, ये प्रूव करने के लिए देता था सीबीएसई में, चीज थोड़ा सा याद होगा तो ये चीज याद कर सकते हो। देख रहे हो, ये हाइड्रोजन का है और ये किसका है, अल्फा पार्टिकल का है। तो देखिए यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, हाइड्रोजन का तो जानते हैं एटॉमिक नंबर 1 होता है, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है ना, ये हीलियम होता है, समझ गए। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम का नंबर आता है, तो ये 2 होता है, समझ गए ना। इससे ये डबल है ना, डबल। तो क्या होगा कि ये जो नीचे में जो इसका दिया हुआ है वो इसका डबल हो जाता था, ये कुछ याद हो रहा होगा धीरे धीरे, समझे ना। तो वही यहाँ पे इसका रेडियस लिखा है पी बाई ई बी, मैग्नेटिक फील्ड है बी, ईएमएफ है, एफ है मोमेंटम पी, समझ गया ना। इसी तरह से अल्फा पार्टिकल का लिखा है पी बाई 2 ई बी, अब दोनों को डिवाइड कर दिया है, डिवाइड करने पे कितना आएगा भाई, सिंपल है कि डिवाइड करने पे क्या होगा ना कि ईबी से ईबी कट गया, पी से पी कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 2 ऊपर चल जाएगा ना। ठीक है, इसको 1 डिवाइड बाई 1/2 ऐसा आ रहा है, ये 2:1 का रेशियो आ रहा है। चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं गूगल पे रेडियस कैसे निकालते हैं, ये तो हो गया, रट लेना, मतलब ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो अपने देखना वो जो ऑल इन वन खरीदे उसमें क्वेश्चन है दिया हुआ, थोड़ा सा रेडियस के बारे में चर्चा हो जाना चाहिए। अब ये नहीं रहना है।
एटॉमिक रेडियस फार्मूला। According to sciencing, for example, if you know the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms is 100 picometers, the radius of each individual atom is 50 pm. खाली ऐसे डिफाइन करके छोड़ दिया है ना, किधर जाने पे घटेगा किधर जाने पे बढ़ेगा, ये वाला चीज ये बता रहा है। ये एक्चुअल में जो एटम चैप्टर था ना फिजिक्स में, ये सब केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से बताने लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, वो वाला क्वेश्चन याद रखो, समझ गए। क्लास 12 करोगे तब शायद आएगा। देखिए क्या होता है एक्चुअल में। तो अब इस तरह तो समझेंगे भाई, तो ये एकदम इजी ना है। अब क्या बोल रहा है कि 2 एटम है ना, है 2 एटम के सेंटर का बीच का डिस्टेंस d है, तो उसका रेडियस होगा d/2। समझ गया ना, तो इससे तो कोई लॉजिक निकला नहीं, ये तो एकदम इजी है। तो एवरेज बता रहा है, लेकिन वो जो चर्चा कर रहा था देखे थे ना, उसको खूब बड़ा बड़ा फार्मूला प्रूव करने के लिए आता था, हम लोग गर्दा मचा के पढ़ते थे। उसी चैप्टर से है वो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। एक बॉडी है जिसका मास है 4m, body A of mass 4m moving with a speed u collide with another body B of mass 2m, ठीक है। At rest, collision is head and elastic in nature. After the collision, the friction of energy lost by the collision of a body। तो पहले तो थोड़ा सा collision थ्योरी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फार्मूला डायरेक्ट बनाने से होगा नहीं, कोलिजन पता होना चाहिए। दो चीज तो क्या होता है ना कि एनर्जी कंजर्व्ड होता है, समझ गए। नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ट्रांसफर। तो दो चीज टकराता है ना, एक का दूसरे में ट्रांसफर होगा लेकिन रहेगा सेम ही। इसका नाम है कोलिजन थ्योरी, ठीक है। क्या चलिए देख लीजिए क्या बोल रहा है। जानना चाहिए फार्मूला तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या बोल रहा है कोलिजन थ्योरी में। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट एंड assumed to be hard sphere and the reaction are assumed to occur only when the spheres collide with each other। समझ गए ना, मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है आपस में एक दूसरे में टकराना चाहिए, समझ गए। जैसे P और Q मिला के प्रोडक्ट बना रहा है, समझ गए। तो P और Q क्या होगा कि आपस में टकराएगा। कोलिजन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ कोलिजन टाइप देखने दीजिए थोड़ा सा। इलास्टिक देखिए, कोलिजन 2 टाइप का होता है, समझ गए ना। एक होगा इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि वेयर देयर इज नो नेट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू कोलिजन। मतलब टकराने के कारण उसमें क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू थर्मल एनर्जी। मतलब इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो हीट भी निकलेगा, साउंड भी निकलेगा, मटेरियल हो सके कि टूट फूट जाए, मटेरियल डिफॉर्मेशन भी हो जाएगा। डिफॉर्म मतलब अपने शेप से चेंज भी हो जाएगा, समझ गया ना। तो ये हो गया टाइप ऑफ कोलिजन। 2 तरह का होता है, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन, समझ गया ना।
धीरे धीरे आ रहे हैं। देखिए कुछ कुछ इस तरह का फॉर्मूला लग रहा था क्या वहाँ? देखो दो चीज आपस में टकराया, ठीक है ना, दो गो मास था, एक था m1 एक था m2, ठीक है। मान लो कि ये m1 है ये m2 है, ठीक है। ये इधर आ रहा था ये इधर आया था, टकराया दोनों, इसका वेलोसिटी मान लो कि इनिशियल u1 था, इसका मान लो कि u2 था, दोनों टकराया। टकराने के बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल गए। इसका वेलोसिटी हो गया m1 v1 हो गया, इसका वेलोसिटी हो गया m2 v2 हो गया। चेंज होगा ना कुछ टकराने के बाद। लेकिन एक चीज हम बता चुके हैं कि वो कंजर्व्ड रहेगा, मतलब दोनों को जोड़ के जितना रहेगा इनिशियल उतना ही फाइनल भी रहेगा। समझ रहे हो ना? तो एक चीज तो ये लिख लीजिए कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पे आपको कुछ भी अगर दिया रहे तो आप निकाल सकते हैं इसको, तो इसको लिखा जाए। ये सब m1 m2 v1 v2 ये सब क्या है दिया हुआ है, ठीक है। अगर सब में हाफ हाफ लगा दोगे तो देख रहे हो हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर, तो एक काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, है ना। ये क्या है, मास और वेलोसिटी है, मोमेंटम टाइप से है। लेकिन सब में नीचे अगर हम हाफ लगा दिए, हाफ m1 u1 का m1 का स्क्वायर प्लस हाफ, है ना, इस तरह का लिख सकते हैं ना हम, सब में मल्टीप्लाई किए हैं, एक में नहीं किए हैं। तो यही फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ये दोनों लिखा जाए फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ आइडिया हो गया होगा। दोनों लिख लो भाई। सर्दी खांसी हमारे यहाँ हुआ है बच्चा सबको। खांसी जबरदस्त हुआ है। अच्छा में दवाई भैया ने दिया है, ड्राई कफ का दे दिया है, साला कफ है दूसरा टाइप से, ड्राई कफ का दिया। बताते हैं नहीं, सिरप दिया है पीने वाला, एगो तो ऐसे दिया है एमोक्सिलिन, एगो एमोक्सिलिन इस एंटीबायोटिक, एगो टैबलेट नहीं है, पीने वाला सिरप, मतलब सिरप पे पीने वाला एंटीबायोटिक हो, ड्राई सिरप। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है भाई? वायरस वाला का कोई दवाई नहीं है ना, सब एंटीबायोटिक कौन सब देता है बैक्टीरियल का। हो गया ये क्वेश्चन भी ऐसे, इसमें भी एक दिया हुआ था। लेकिन हम लोग अपने क्वेश्चन पे अब लौट के आते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया इसका हो गया हम लोग को। लौटते हैं अपने question पे। तो ये इसमें क्या दे रहा था, आफ्टर द collision the fraction of energy lost by the collision of body A
ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है ना कि कितना मतलब बॉडी लॉस करेगा कॉलिजन के बाद। ठीक है, तो देखो वो जो हम लोग लिख रहे थे ना उसमें नीचे पढ़ते ना तो इस तरह का फार्मूला जरूर, किताब अच्छा से पढ़ोगे तो यही सब फार्मूला ना टूट टूट के आयल रहेगा इस फॉर्म में, समझे ना। इसी का ऐसा डेवलप फॉर्म है, मतलब क्या है ऊपर में क्या है टोटल कैनेटिक एनर्जी नीचे है और ऊपर में क्या है चेंज इन कैनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले कितना कैनेटिक एनर्जी था और बाद में कितना कैनेटिक एनर्जी, उसका डिफरेंस ऊपर में लिखा गया है। यानी कि कैनेटिक एनर्जी टोटल कितना हो जाएगा जानते हो? ये हो जाएगा फाइनल कितना हो जाएगा? अब ये दोनों का डिफरेंस रेशियो निकालना है तो ये सब कट के इतना आएगा, समझ रहे हो ना। तो ये लिख लीजिए फ्रैक्शनल लॉस ऑफ कैनेटिक एनर्जी इतना होगा जब बॉडी टकराएगा एक दूसरे से। ऊपर में क्या है m1 m2 मल्टीप्लाई में, नीचे क्या है m1 m2 प्लस में, ऊपर में मल्टीप्लाई है 4 से, नीचे स्क्वायर है। m से m कैंसिल हो गया, 32/36 था तो 8/9 हो गया। अगला क्वेश्चन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है तो अगला क्वेश्चन है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पर में क्या दिया हुआ फ्रिंज विथ, देख रहे हो बीटा बाई टी, कुछ इस तरह का याद आ रहा होगा। एंगुलर फ्रिंज विथ दो को फॉर्मूला दिया हुआ है आपका, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। मतलब क्या है ना कि उसको रिवाइज करो फिर से, सब जो चीज हम लोग किए थे ना डबल स्लिट वाला, तो फिर से रिवाइज कीजिए। बोल क्योंकि फार्मूला नहीं याद रहेगा तो डायरेक्ट ही सब क्वेश्चन है बनेगा नहीं। वेवलेंथ दिया हुआ है, लेमडा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फाउंड ऑन ए स्क्रीन 1 मीटर अवे, मतलब बी फाउंड टू बी 0.2 डिग्री। मतलब क्या है ना कि मैक्सिमा और मिनिमा बनता था भाई, डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट देखोगे तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहता था, तो थीटा में उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 डिग्री, ठीक है। और उसको बोल रहा है कि प्लेस्ड किया इफ द इंटायर एक्सर एपरेसी इमर्ज इन वाटर, वाटर में रखा था। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर का आपको दिया हुआ है 4/3, डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1, डिस्टेंस 1 मीटर है ना, तो सीधा निकालिए। अब बोल रहा है कि अब निकालिए आप सीधा एकदम उसका एंगुलर विड्थ
व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा मतलब कितना मैक्सिमा और मिनिमा दो चीज होता था ना भाई। इस तरह का अगर चीज बनेगा, ये यहाँ स्क्रीन रहता था, ये डबल स्लिट रहता था, यहाँ पे ऐसे जाता था पैटर्न, है ना, एक सेंट्रल बनता था, फिर ऐसे 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 पैटर्न बनेगा। तो उसका पूछ रहा है कि इसका कितना विड्थ होगा। विड्थ का फार्मूला देखिए कितना दिया हुआ है, बीटा बाई म्यू डी। बीटा क्या है, वही बीटा लिखे हैं ना, म्यू है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, डी है आपका डिस्टेंस। दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा भाई। डिस्टेंस भी बोल रहा है दो तरह का डिस्टेंस, एक तो एंगुलर डिस्टेंस बोल रहा है कि होगा, एंगल का भी डिस्टेंस होगा, और एक बोल रहा है कि मीटर उटर में भी डिस्टेंस होगा। तो दोनों आपको निकालना है। जैसे कि यहाँ से तुम यहाँ जा रहे हो, ठीक है ना, एक तो तुम यहाँ थे तो मान लो कि यहाँ तुम 0 डिग्री पे थे, यहाँ पे तुम मान लो कि 60 डिग्री पे चल गए, तो एक तो डिग्री वाला डिफरेंस हो गया। लेकिन एक तुम 5 सेंटीमीटर गए, 10 सेंटीमीटर गए, कितना गए, एक ये हो गया। तो वही निकालना था आपको, डिग्री वाला। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसका हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा भी देखते हैं गूगल पर। फिर भूल जाने पे ये सब वेव ऑप्टिक्स तो होता है ऐसे हार्ड चैप्टर एकदम। देख रहे हो ना, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना। डी, कैपिटल डी समझ गए, 1 मीटर स्क्रीन रखा हुआ है। स्मॉल डी वेवलेंथ आ रहा था लाइट। फिगर तो याद होगा ये सब, है ना। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला आता है बहुत सारा। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेज। क्या दे रहा है, पाथ डिफरेंस पहले तो निकाला है। हो सकता है ना भाई अगला इस साल के क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस निकालने आ जाए। nth bright fringe from the center, n lambda d by d। फ्रिंज विड्थ देख रहे हो, बीटा क्या होता है, लेम्डा डी बाई डी। ऐसे बीटा निकालते हैं। ये किसके लिए है, ब्राइट फ्रिंज के लिए है। नीचे दिया हुआ है डार्क फ्रिंज के लिए, तो डार्क फ्रिंज में कुछ नहीं होगा, जहां जहां पे एन लेमडा है ना वहां पे 2n प्लस 1 आ जाएगा। जहां जहां n है वहां पे 2n प्लस 1। जैसे कि ये फार्मूला किस में चेंज हो जाएगा, ये फार्मूला चेंज हो जाएगा 2n प्लस 1 लेमडा में। ये फार्मूला किस में चेंज हो जाएगा, 2n प्लस 1 लेमडा डी बाई डी में। समझ रहे हो ना, बीटा इक्वल टू, तो सेम ही रहेगा, इसमें भी कोई अंतर नहीं। समझ गए, लेमडा डी बाई डी, बीटा में कोई अंतर नहीं, ब्राइट हो चाहे डार्क हो। ये तो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा और नीचे देखिए और क्या क्या दिया हुआ है। देख रहे हो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ,
यही निकालना था, बीटा निकालना था, वेवलेंथ दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, बीटा इस तरह निकाल सकते हैं हम लोग, बहुत सारा चीज दिया रहेगा, समझ गए ना। थीटा इक्वल टू आप लेमडा बाई डी करके भी निकाल सकते हो और बीटा बाई डी करके भी निकाल सकते हो। वही निकाला है, बीटा बाई डी करके निकाला ना भाई। ऊपर में क्या रखा है, एक क्या है ना कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स उसमें बताया नहीं है, लेकिन रेफ्रेक्टिव इंडेक्स करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई। देखिए अभी उसमें फार्मूला क्या देखे थे, थीटा इक्वल टू बीटा बाई डी अभी देखे थे ना भाई, या फिर अगर वेवलेंथ दिया हुआ है तो लेमडा बाई स्मॉल डी। लेकिन क्या है कि अगर वाटर में कोई चीज इमर्ज है या कुछ में है तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से नीचे में मल्टीप्लाई होगा होगा। तो बस एकदम सिंपल था, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, एकदम समझने के लिए क्या लिखो, एंगुलर फ्रिंज विथ थीटा इक्वल टू बीटा बाई म्यू डी, बस ये लिख लो खाली फॉर्मूला। क्वेश्चन नहीं भी बनाओगे तो फॉर्मूला लिख लो सर, जरूरी तो है नहीं कि रिपीट हो जाएगा। इससे टॉपिक मालूम चल रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हो गया होगा। बीटा इक्वल टू बीटा बाई डी, ये देखिए पूरा मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल। पढ़िए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईडी करंट नाम तो सुने होंगे, समझ गए ना। देखिए आप बताइए, आप 12th में इलेक्ट्रिक हीटर का नाम सुने हैं कहीं भी, बस ये सब तो पढ़े हो। मैग्नेटिक ब्रेकिंग वगैरह भी हम लोग, फर्नेस देखिए, आप इंडक्शन का नाम तो सुने ही सुने हो, मैग्नेटिज्म चल ही रहा था, हीटर वगैरह नहीं पढ़ना था। हीटर में लॉस नहीं होता है, इस कारण लॉस नहीं होता है क्योंकि हीटर किस पे चलता है बताइए, अल्टरनेटिंग करंट। समझ, अरे हीटर होता है ना रूम में, इलेक्ट्रिक हीटर, अल्टरनेटिंग करंट में ज्यादा लॉस वॉस नहीं होता है। लॉस होगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। वो क्या होता है ना कि डायरेक्ट करंट में लॉस ज्यादा होता है, डायरेक्ट करंट से हीटर चलेगा नहीं, हीटर चलेगा तो एक मिनट में पूरा बैटरी खत्म हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, चलेगा ही नहीं हीटर तो करंट नहीं चलेगा। तो ये ईडी करंट क्या है ना कि लॉस है एक प्रकार का, समझ गया ना। जैसे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना तो कुछ उसको अपोज करता है, समझ गया ना, कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये सब है उसको, तो उसी को ईडी करंट बोलते हैं। ट्रांसफार्मर में होता है ईडी करंट, लॉस होता है। ये इलेक्ट्रिक हीटर किस पे वर्क करता है, जूल हीटिंग इफेक्ट पे, यहाँ पे भी दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में।
ये 11th में थर्मोडायनेमिक्स में। छुड़ाने वाला क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, एक बबल है सॉफ्ट का, 1 mm उसका रेडियस है, सरफेस टेंशन इतना है, मतलब ये फ्लूइड मैकेनिक्स एक चैप्टर होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द प्रेशर इनसाइड द बबल इज इक्वल टू Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ ए कंटेनर टेकिंग द इतना इतना इतना। बोल रहा है कि प्रेशर निकालिए इनसाइड द बबल, समझे ना। सबसे पहले तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इस क्वेश्चन बनाने से पहले। थोड़ा सा देखा जाए, क्वेश्चन बनते रहेगा लेकिन नॉलेज थोड़ा सा हो जाना चाहिए। इसमें आएगा धीरे धीरे, है ना। टॉपिक जैसे जैसे टच होते जाएगा लगेगा कि एकदम जानते ही नहीं, ये तो सही में एकदम जानते ही नहीं है क्योंकि पढ़े ही नहीं है एकदम। बैजू ये थोड़ा सा पढ़ते हैं, है ना। फ्लूइड क्या होता है जानते ही होंगे, फ्लूइड क्या होता है, जिसमें फ्लो होने का प्रॉपर्टीज होता है। क्या बोल रहा है, द फ्लूइड फ्लो इज ए पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स डील विद फ्लूइड डायनेमिक, इट इन्वॉल्व मोशन, फ्लूइड ऑब्जेक्ट, अनबैलेंस्ड फोर्स। टाइप ऑफ फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, जिसमें विस्कोसिटी उसका कभी खत्म नहीं होता है। रियल फ्लूइड क्या होता है, जिसमें विस्कोसिटी होता है। न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। ये सब आएगा आगे चल के कि आखिर में न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है। नॉन न्यूटनियन लॉ जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेगा। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड व्हेन शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, शियर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू, इट इज नोन एज आइडियल। मतलब क्या हो जाएगा कि देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखे थे क्या, प्लास्टिक स्टेज ये सब सुने थे। एक इलास्टिक स्टेज रहता है और एक प्लास्टिक स्टेज रहता है, दोनों में क्या अंतर रहता है बताइए। इलास्टिक स्टेज वाला को ले जाके छोड़िएगा तो फिर वो अपना शेप में लौट जाएगा, प्लास्टिक वाला नहीं लौटेगा। अच्छा तो ये बताओ भाई कि फ्लूइड में कौन कौन सा चीज होता है, फ्लूइड किस चीज को बोलते हैं। फ्लूइड में आपका आएगा लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड देखो अब फ्लूइड मतलब ये समझ नहीं रहे हो, ये दूसरा टाइप का फ्लूइड का बात कर रहा है, समझ गया ना। सॉलिड लिक्विड गैस वो अलग चीज हो गया, इसमें फ्लो होने का प्रॉपर्टी होना चाहिए। हाँ जैसे आयरन को पिघला दोगे तो फ्लो होगा ना जी, है ना, वो सॉलिड चीज है। उस तरह का चीज का ये बात कर रहा है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको दिया हुआ है, देखिए एकदम ही सब क्वेश्चन बन सकता है कभी कभी, है ना। आइडियल फ्लूइड का विस्कोसिटी 0, न्यूटोनियन फ्लूइड का विस्कोसिटी ऐसे निकालते हैं टेंशन के फॉर्म में। विस्कोसिटी क्या होता है, अपोज करता है उसको फ्लो होने से, और क्या। जिसका विस्कोसिटी कम हो, है ना, कुछ कुछ हम लोग ऐसा चीज लगाते हैं ना ग्रीज वगैरह जैसे मशीन वगैरह में, जिसके कारण उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है, विस्कस फ्लूइड लगाते हैं वहां पे। नॉन मतलब क्या करना है, du बाई dy के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट करना है, समझ गए ना।
ये सब फार्मूला आ सकता है कहीं भी, आपको मैच का कॉलम आ सकता है, इस तरह का चीज देखे 4-5 कोई सब लिस्ट पूछ सकता है। एक तो ये हो गया, नीचे देखिए और क्या क्या दे रहा है। ग्राफ भी पूछता है भाई, पूछता है ना। न्यूटोनियन फ्लूइड का देख रहे हो, ग्राफ एकदम सीधा है। न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ एकदम सीधा है, नॉन न्यूटोनियन इस तरह का पैराबोलिक शेप है, और नॉन प्लास्टिक वाला कुछ देर बाद स्टार्ट हो रहा हो। आइडियल फ्लूइड एकदम सीधा परपेंडिकुलर जा रहा है, पूरा एक्स एक्सिस पे ही है। आइडियल फ्लूइड या तो वाई एक्सिस पे जाएगा या तो एक्स एक्सिस पे जाएगा, क्योंकि उसमें विस्कोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी जीरो होता है। एक ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ बनाइए कम से कम, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन तो भाई एकदम दिया है 2019 में, नहीं सबसे हार्ड पार्ट है ना वही पूछ दिया है, समझिए ना। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी जो सबसे नीचे का जो तीसरा लाइन रहता है वो पूछा है, मतलब। हाँ 2019 में एकदम फिजिक्स बुखार छोड़ावा है, तो कट ऑफ वो कम जाता होगा। हल्का पूछेगा तो हल्का, कोरोना में थोड़ा कम हार्ड पूछा होगा पिछला साल। धीरे धीरे हम लोग पहुंचेंगे 1998 तक तो जरूर पहुंचेंगे, 2010 तक तो जरूर पहुंच जाएंगे। तो इस साल का क्वेश्चन में ठीक। हाँ, सब ग्रफवा दे ही सकता है कोई, ठीक थोड़े है कहाँ से क्या पूछ देगा, है ना। नीचे आओ, उसमें आते हैं ना उसका क्या है ना कि ये सब शॉर्ट में पीपीटी है, समझ गए ना। जब तक किताब नहीं, किताब में क्या रहता है कि एक ही जगह पूरा निचोड़ रहता है, 10 दिन में पढ़िए आराम से। लेकिन उतना टाइम है नहीं कि किताब पढ़ा जाए, कारण ऐसी थोड़ा बहुत जानिए निकलिए, है ना। धीरे धीरे क्वेश्चन बनते 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 इतना तो जान जाएंगे ना कि अगला साल के लिए तैयारी कैसे करना है। हाँ भाई, 20-20 को सेट बना लेने के बाद तो मालूम चलिए जाएगा ना क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा। देखिए हारता है कि क्या होता है।
जीत गया था। जीत गया था, ये सब क्रिकेटरवन का पॉपुलरिटी धीरे धीरे कम हो जाएगा भाई। क्रिकेट लिफ्ट, क्रिकेट क्रिकेट लीग टाइप से हॉकी लीग शुरू हो जा सकता है ना, कहीं ना चल पाया, लेकिन शुरू में तो चला था खैर। यहाँ तक कि कोरोना में कबड्डियों बंद हो गया ना जी। कबड्डी को नहीं शामिल किया, एशिया गेम में शामिल है कबड्डी। अपना लेकिन होता है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कंकड़बाग। महंगा रहता है टिकट, 1000 2000। क्रिकेट स्टेडियम में सीट कम इंडोर इंडोर स्टेडियम करता है ना। क्या क्या देख रहे हो, ये फार्मूला फ्लो का रेट कितना, मतलब है ना, एक पाइप दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, पाइप दिया हुआ रहेगा, बोल रहा है क्या, एरिया दिया हुआ है उसका, mass flow rate is the rate movement of massive fluid through a unit area. In simple word, density, velocity, area of cross section. एक पाइप दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि कोई पानी जा रहा है ना, इतना रेट से जा रहा है, मतलब बता रहा होगा कि 10 लीटर पर सेकंड या इस तरह का कुछ बताएगा, तो कितना पानी भरा सब बता सकते हो। इस इक्वेशन बड़ा जबरदस्त है, मास फ्लो का रेट, समझ गए। यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बना हुआ, देखिए ट्यूब का मास फ्लो रेट कितना होगा, तो रो ए बी से निकालते हैं, डेंसिटी, एरिया और वेलोसिटी। डेंसिटी इस पाइप का एरिया कितना है, और वेलोसिटी कितना तेजी से पानी जा रहा है। आगे देखते हैं, सिर्फ देखो इसको, अभी लिखो नहीं, टाइम लग जाएगा, समझ गए। अब थोड़ा बहुत तुम लोग आस पास आ जाना चाहिए सब, गूगल बनाएंगे तो पूरा उसमें दिया नहीं, समझ गए ना। ये इस पे पानी रखा हुआ है ना, तो इसमें भी टेंशन जनरेट होगा, सिंपल सा बात है कि होगा ही एकदम जनरेट, समझ गया ना। प्रेशर भी जनरेट होता है, सरफेस टेंशन उसको बोलते हैं, प्रेशर होता है ना। क्या दे रहा है कि एक्सेस प्रेशर 4T/R के बराबर होता है, और गैग प्रेशर इसके बराबर होता है, समझ गया ना। देखिए क्या दे रहा है आपको, क्वेश्चन पहले बढ़िया से पढ़िए, पहले तो फार्मूला 2 लिखा हुआ है, एक्सेस प्रेशर इक्वल टू 4T/R, ठीक है। गैग प्रेशर इक्वल टू
रो जी जेड 0। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या है ये सब चीज। जेड 0 क्या है, ये सब क्या है। तो देखिए क्या है, रेडियस 1 mm, ठीक है ना। रेडियस कितना है, 1 mm का। सरफेस टेंशन दिया हुआ है 2.5, यानी कि जो 4t देख रहे हो ना, टी जो है, टी क्या है, सरफेस टेंशन है, समझ गए। प्रेशर इनसाइड द बबल, जेड 0 क्या है, जैसे पानी है किसी चीज में, यहाँ पे ऐसे बुलबुला बना लेता है ना फेन, मतलब उसमें साबुन उबुन कर देंगे तो वो शायद उसके अंदर का प्रेशर है जेड 0। टेकिंग जी इतना, डेंसिटी ऑफ वाटर इतना, तो सीधा जेड 0 का फार्मूला कितना आ गया, मतलब प्रेशर इनसाइड बबल, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, जेड 0 से। किसके बराबर हो जाएगा, 4t बाई r इंटू रो जी के बराबर। अब ये बताइए रो क्या है, डेंसिटी है 10 के पावर 3, जी तो जानते ही हो 10 है, और